नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्णमाला से संबंधित संपूर्ण बातों की जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वर्णमाला से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कहां कहां पूछे जा रहे हैं और उनमें गहराई कितनी है प्रश्न को समझने में, या आपकी चातुरता कितनी होती है प्रश्न सॉल्व करने की। तो आइए हम प्रश्न की श्रृंखला देखें और आप लोग भी इसे सॉल्व करें। देखिए पहला प्रश्न क्या है। दांत और जीभ के, ये ध्यान देना है, दांत और जीभ के स्पर्श से, ध्यान देना, स्पर्श माने छूना, एक में रह छूना। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, बताइएगा। यहां पर विकल्प है कंठ्योष्ठ, मूर्धन्य, दंत्य, दंत्योष्ठ। अब ध्यान देना है आपको, दांत और जीभ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ये आपको उच्चारण स्थान में पढ़ाया गया होगा। कौन से, आप बताइए, टिक कीजिएगा, कौन सा विकल्प है। यहां पर दंत्य होगा। तो और देखें क्यों नहीं हो। कंठ्योष्ठ आप जानते हैं, इसमें शब्द है कंठ और ओष्ठ से जो बोले जाएंगे, तो यहां दांत और जीभ कहा जा रहा है। मूर्धन्य जो मूर्धा से बोले जाते हैं, जैसे कंठोष्ठ में हमने आपको बताया होगा ओ औ, एक कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाली ध्वनियां हैं। कंठोष्ठ में कंठ और ओष्ठ। मूर्धन्य में हमने बताया है री, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, रा और मूर्धन्य सा, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि मूर्धा से तात्पर्य है। अब यहां देखिए दंत, एक विकल्प है यही और यही सही है, और इसे एक दंतोष्ठ क्यों नहीं, दंत और ओष्ठ। और यहां का क्या कहा जा रहा है, दांत और जीभ। तो दांत और जीभ यानी जीभ जब हमारी दांत को छूती है, जिन वर्णों को उसे हम बोलते हैं उसे कहा जाएगा दंत। तो यहाँ विकल्प यही सही होगा। दंत्योष्ठ नहीं होगा, दंत्योष्ठ में कौन आ जाता है, वह आता है, केवल वकार से दंतोष्ठ, वह, ये आएगा नहीं। तो यहाँ पर यही विकल्प आपका सही होगा, विकल्प नंबर सी। चलिए अगला देखें प्रश्न। ये प्रश्न कहा जा रहा है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, ध्यान देना है, हिंदी के जिन वर्णों का, यहाँ देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को कहते हैं। ये यूपीपीसीएस सेट 2012 में पूछा गया, यानी पीसीएस में पूछा गया है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं। चलिए आप लोग टिक कीजिएगा, पढ़ाया हुआ प्रश्न है, चुटकियों में सॉल्व कर दीजिए। क्या कहा जाएगा बताइएगा। विकल्प हैं आपके कौन कौन, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। सोचकर आंसर लगाइएगा, गलत ना हो। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, चलेगा, इसमें विकल्प ए सही होगा। आपने क्या लगाया होगा वो आप समझिए गौर से, क्या आप इसे पकड़ पा रहे हैं, कैसे अघोष होगा और अल्प प्राण महाप्राण कैसे नहीं होगा, या कैसे सघोष नहीं होगा। हमने आपको घोषत्व के आधार पर या स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्गीकरण बताया था। तो उसमें हमने क्या बताया था, अल्प सघोष में हमने बताया था जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज हो, कंपन हो, यानी वो टकरा के जाएंगी, मतलब स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होगी। और इसमें क्या कहा जा रहा है, अल्प प्राण में जिसमें कम वायु की आवश्यकता पड़े, महाप्राण में जिसमें अधिक वायु की आवश्यकता पड़े। यहाँ क्या कहा जा रहा है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए। अब ध्यान दीजिए, अघोष में बताया जाता है कि अघोष वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, केवल श्वास का प्रवाह होता है, केवल श्वास का प्रवाह होता है आसानी से। जैसे हमने बताया था अघोष में कौन आते हैं, क, ख, च, छ, ट, ठ, यही बताए हैं। सघोष में हम बताए थे सभी वर्ग, इसका सभी वर्गों का पहला दूसरा हमने आपको बताया था, यानी जितने वर्ग हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यानी ग, घ, जा, झ, डा, ढ, द, ध, न, ब, भ, म, ये सब क्या होते हैं, ये सघोष होते हैं। अल्प प्राण में हमने बताया था प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा यानी क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ढ, त, द, न, प, ब, म, तो इसमें ये नहीं है। महाप्राण में क्या होता है,
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जिसमें ह जैसे ज्यादा ध्वनि निकलती है, यानी जैसे हम कहते हैं ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ, यानी इसको हम देखते हैं क्या है, महाप्राण। अब यहाँ क्या बातें आ रही, आपसे पूछा था प्रश्न, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, श्वास के साथ स्वर तंत्रियों में कंपन, इसमें मतलब कम वायु की आवश्यकता, इसमें अधिक वायु की आवश्यकता, और यही जो अघोष है इसमें वर्णों को बोलते समय केवल श्वास का प्रयोग करते हैं, और इसमें कोई बात और कुछ नहीं था विकल्प ज्यादा, यही आपको निकट भी दिख गया होगा और यही सही भी है। चलिएगा, विकल्प नंबर यानी इसमें ए सही है। आगे देखा जाए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? चलिएगा, आप टिक कीजिएगा, इसको भी पढ़ाया गया है, हमने बताया था, आप पिछला वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में विकल्प दिया गया है 11, 4, 7, 2, तो यहां पर विकल्प होगा 4। अब कहेंगे कैसे, तो यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपको बताया होगा कि उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उसमें हमने 2 बताया होगा, कौन कौन बताइएगा? मुख्यतः एक बताए होंगे, कौन? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आपके 4 आते हैं, अ, ई, उ, री। इन्हें हमने बताया था लघु स्वर भी कहते हैं, इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, और से जो 7 बचेंगे यानी 7, 4, 11, तो वो दीर्घ स्वर में आते हैं। और अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर विकल्प होगा बी, 11 होगा नहीं, क्योंकि ये स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, ये होगा नहीं। यहां ध्यान देना, 7 जो है ये कौन से होते हैं? 7 दीर्घ स्वर होते हैं, जिन्हें गुरु भी कहा जाता है, और 2 जो हैं ये एक तरीके से टाइप्स में हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया प्रश्न, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों यानी जो ह्रस्व स्वर है उसकी संख्या कितनी है? तो विकल्प बी सही होगा, यानी 4। आगे देखें अगला प्रश्न, निम्न में दीर्घ, और देखेंगे ये प्रश्न जो है यूपीएसएससी 2016 में पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा, यूपीएसएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ये भी देखिए, अगला भी प्रश्न इसी के साथ जुड़ा है, यहां ध्यान दीजिएगा, निम्न में दीर्घ स्वरों यानी दीर्घ स्वर कौन सा है? अब देखिएगा, यहां अगला प्रश्न हो गया कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन है? इसमें है आ, ओ, ए। तो इसका विभाजन हमने बताया होगा, ये किस आधार पे पूछा गया है? ये उत्पत्ति के आधार पे समझिएगा। उत्पत्ति के आधार पे स्वरों को हम 2 भागों में बांट कर आपको बताए थे, मूल स्वर, फिर संध्य स्वर। संध्य स्वर को 2 भागों में बांट कर बताया गया था। एक था कौन सा, ऐसे बताया गया था, उत्पत्ति के आधार पे आपको बताया गया था मूल स्वर, फिर दूसरा बताया गया था कौन सा, संधि स्वर या सांध्य स्वर, फिर इसको 2 भागों में बांटा गया था, दीर्घ स्वर और फिर संयुक्त स्वर। अब देखिए, यहीं से प्रश्न बनाया है संयुक्त स्वर, यानी इसको फिर से समझ लीजिएगा, ये आपको समझने में आसानी हो। आपको इस आधार पे बांटकर बताया गया होगा कि कौन स्वर कैसा है। यहां बताया गया होगा आपको उत्पत्ति के आधार से, थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे एक बताया गया होगा आपको मूल स्वर, फिर आपको बताया गया है कौन सा, संधि स्वर या सांध्य स्वर कहा जाता है, समझिएगा। इसको 2 भागों में, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में आपको बताया गया मूल स्वर में अ, ई, उ, री, ये 4 हैं, और दीर्घ में आ, ई, उ, और संयुक्त में ए, ओ, औ, यानी यही आपको बताया गया होगा। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ये ध्यान दीजिए, दीर्घ यही आप चेक कीजिए, देखिए बड़ा आ यानी आ, ई, उ, तो देखिए ओ होगा नहीं, ए होगा नहीं, ऐ होगा नहीं, ये विकल्प यही सही होगा, विकल्प नंबर 1। और ये भी पूछा गया है यूपीएसएससी 2018 में। तो आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ये देखिए, वीडियो में पूछा गया है कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ध्यान दीजिए है, अ ये दीर्घ स्वर है, अभी हमने बताया था, ई ये भी दीर्घ स्वर है, उ ये भी दीर्घ स्वर है, ओ जो यही नहीं होगा, यही संयुक्त स्वर है, यानी विकल्प यहाँ पर होगा डी। अगर आपसे इसमें पूछा गया है वीडियो 2018 में, निम्नलिखित में कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ये ध्यानते हैं, आ ये हमने अभी बताया था, आ, ई, उ ये दीर्घ स्वर हैं, और ओ जो है संयुक्त स्वर है। ठीक, अब देखें प्लुत स्वर,
कौन सा है? ये यूपी टेट में पूछा गया है। ये किसके आधार पर पूछा जा रहा है? प्लुत स्वर, समझिएगा बहुत गौर से। तो देखेंगे एक विकल्प दिया ओम, 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 ओम। आप टिक कीजिए कौन इसमें, इसमें विकल्प ये सही होगा। प्लुत स्वर के बारे में हमने बताया था आपको कि प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक भी कहते हैं। उसमें 3 मात्रा का संकेत मिलता है। जैसे संस्कृत में हमने बताया था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसमें जो प्लुत स्वर होता है उसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं। और उसका उच्चारण करते समय हमने बताया था कि 2 मात्रा से अधिक समय लगे, अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्लुत स्वर कहा जाएगा। हमने बताया इसका प्रयोग किसी को पुकारने में, रोने में इत्यादि में किया जाता है। तो देखेंगे यही विकल्प सही होगा। अब इसमें ध्यान देना है, देखिए ओ है, इसमें हिंदी का 3 गिनती लिखा है। जैसे हिंदी का होता है 1 2, ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लिखा जाता है ना। तो यही समझिए जो ए 3 है यही यहाँ लिखा गया। अब ओ को आप 3 गुना बोलेंगे, जिसे आपको बोलना होगा ओ। अब देखिए माँ में हलंत लगा है, ये आउम होगा नहीं, ओ में होगा नहीं, यही विकल्प आपका सही होगा। क्लियर? अब आगे देखा जाए, ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइएगा, टिक कीजिएगा। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? अब आइए उच्चारण स्थान से पूछा गया, कंठ, कंठ्योष्ठ, कंठ तालव्य, ओष्ठ। चलिए टिक कीजिएगा आप, या तो कर लिए होंगे, ट्रिक भी बताया गया है शॉर्ट में। कंठ होगा नहीं, कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं बताया गया होगा आपको पहले ही, कौन कौन बोले जाते हैं। जैसे बोला गया था आपको अ, फिर बोला क वर्ग यानी का खा गा घा ङा, हा और विसर्ग, तो ये आएगा नहीं। कंठोष्ठ, अब ये समझिएगा कंठ और ओष्ठ, जिसे बोला गया उ, ऐसा होगा नहीं, यही ना। कौन सा आएगा कंठोष्ठ में? बताइएगा एक बार। उ का क्या है उच्चारण स्थान? ओष्ठ, उप ओ हमने बताया था। तो कंठोष्ठ में कौन आते हैं? ओ औ, अभी पीछे हमने बताया था। यहाँ होगा कंठ तालव्य, यही विकल्प यहाँ सही होगा। अब कैसे बताएंगे? ए आए, अगर इसको आप भूल जाएं, ए किससे मिलकर बना है ये बताइएगा। ए मिलकर बना आ प्लस ई। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, और ई का उच्चारण स्थान तालु। ठीक, अब इसे जोड़ दीजिए, कंठ तालु यानी कंठ तालव्य, यानी ये हो गया विकल्प सही। क्लियर? अब देखिए मध्य स्वर कहते हैं, ये पूछा गया जेईई में और ये पूछा गया एमपीएसआई में, इसके उपाधि का। मध्य स्वर कहते हैं उ को, ई को, ई को, अ को। अब यहाँ टिक कीजिएगा, ये आपको किस आधार पर बांटा गया था? मध्य स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर, जीभ के भाग के आधार पर ना, कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्र भाग काम करेगा, अग्र स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग काम करेगा, मध्य स्वर। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग करेगा काम, उसे कहेगा पश्च स्वर। तो आप टिक कीजिएगा इसको, फिर देख रहे हैं आगे। क्या किया टिक? इसमें विकल्प, इसमें विकल्प होगा अ। समझ गए आप? जैसे हमने आपको बताया जीभ के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसको जाके गौर से पिछला वीडियो से फिर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अग्र स्वर कौन होता है, मध्य स्वर कौन होता है और पश्च स्वर कौन होता है। तो आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 में देखें, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? यानी वह कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में जो दीर्घ स्वर होता है उससे भी ज्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है। तो ये किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो ये आपको बताया गया होगा, कौन सा होगा यहाँ पर? प्लुत स्वर। इस पर हमने त्रिमात्रिक भी बताया था। अनुस्वार होगा नहीं, अनुनासिक होगा नहीं, ह्रस्व होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर होगा प्लुत, यही विकल्प आपका सही होगा। ये मंडी परिषद 2018 में पूछा गया। फिर देखिए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ये पढ़ाएगा, एक बार गौर से आप टिक कीजिए, फिर इसको बता रहे हैं। ये कुछ प्रश्न आप गलत कर सकते हैं। ये विधान भवन रक्षक 2016 में पूछा गया है, तो आप बताइएगा इसको। क्या टिक कर रहे हैं? वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक, निरनुनासिक। टिक कीजिएगा, इसी में देखिएगा, बताइएगा। आंसर मिला वृत्ताकार स्वर, ये होगा नहीं। हमने बताया था ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
एक वृत्तमुखी, उसी को समझे वृत्ताकार, अवृत्तमुखी अवृत्ताकार। तो ये समझेगा ये होगा नहीं। यहां पर कह रहा है कि केवल मुख से, यहां पर समृत स्वर, ये भी नहीं होगा। यहां पर अनुनासिक, अनुनासिक के बारे में हमने बताया था। अब देखिए यहीं पर एक प्रश्न आ रहा है, हमने एक विभाजन आपको बताया था, वायु का मुख और नाक दोनों से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी कब मुंह से निकल रही है, कब नाक से निकल रही है, कब दोनों से निकल रही है। तो अनुनासिक को हमने बताया था जब वायु मुख और नाक दोनों से निकले, यानी मुख प्लस नाक जब दोनों से निकलेगी तो उसे कहा जाएगा अनुनासिक स्वर। और निरनुनासिक का मतलब होता है जिसमें केवल ध्वनि मुख से निकलेगी। इसका भी हमने विच्छेद भी किया था, निर धन अनुधन नासिक, यानी जिसमें नाक का सहारा ना लिया जाए, इसका मतलब वो किसे क्या कहा जाएगा, निरनुनासिक। इसे हम दो नाम और बताए थे, एक मौखिक नाम बताए थे, यानी उसे मौखिक स्वर कहा जाता है। यहाँ कहा भी जिसकी मानी जो ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहा जाएगा, तो मौखिक, यानी मुख से निकलने, इसका मतलब यही विकल्प डी सही होगा यहाँ। चलेगा, नेक्स्ट देखा जाए, हिंदी में अग्र अवृत्ताकार समृत स्वर ध्वनि है। ध्यान देना इस प्रश्न को, अग्र भी पूछा है, अवृत्ताकार भी पूछा है, समृद्ध भी पूछा है। आप टिक कीजिएगा, देखिए कौन टिक कर पा रहे हैं। ये जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2012 में पूछा गया है। आप टिक कीजिएगा, देखिएगा कैसे है। अ होगा, ई होगी, आ होगा कि ए होगा, क्या होगा इसमें, यहां पर विकल्प ई सही होगा। आ क्यों नहीं होगा, अब जानते आ की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिएगा, पहले जीभ के आधार पर देखें तो आ क्या है, आ मध्य स्वर में आ जाता है, ये ऐसे समझिएगा कट गया, ठीक। अब देखिएगा आ, ये क्या है, ये विवृत स्वर है, समृद्ध पूछा है तो ये भी कट जाएगा, क्लियर। ये क्या है, ए ओ हमने पश्च स्वर के अंतर्गत ले गया था आपको, तो ये होगा नहीं। यहाँ का अग्र और आवृत्ता, यहाँ पर यही ई सही होगा। ई क्या है, जीभ के भाग के आधार पर देखेंगे तो अग्र स्वर है, ई जब हम बोलते हैं जीभ का अगला भाग काम कर सकता है। अवृत्ताकार ओठ की स्थिति के आधार पर पूछ लिया है, जब ई को बोलते तो ओठ गोल नहीं होते, जैसे बोलते हैं ई तो ओठ नहीं गोल हुए। समृत में आ रहा ई, तो आपको हमने समृत स्वर में हमने संख्या वो भी बताया था, तो यहाँ पर विकल्प केवल ई सही होगा। आगे देखा जाए, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। देखिए अब वर्णमाला को पूछ रहा है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है, किसे कहा जाएगा, इस स्वर को ही कहा जाएगा, व्यंजन को नहीं कहा जाएगा। मात्रा को तात्पर्य नहीं, विसर्ग से नहीं तात्पर्य। यहाँ पर स्वर के तीन भेद हो जाते हैं, हमने बताया था ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संस्कृत में, उसके आधार पर विकल्प आपका ए सही हो गया। आइए हम प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ध्यान देना है, यहां पूछा गया है कंठ तालु किसका है, तो आइए चेक किया जाए। चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया, हा का नहीं, हा का उच्चारण स्थान कंठ है, आप जानते होंगे, इसको बताया गया होगा टिक में, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ ना। चलिएगा, छा के बारे में आप जानते होंगे, कुछ बताने की जरूरत है, सूत्र याद है, इत्यस्ता, तो ई चाछा, इसका हो जाएगा क्या, तालु हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। ओ का उच्चारण स्थान ये भी बताने की जरूरत नहीं है, इसको बोला जाता है कंठोष्ठ, यानी ओ और ए किससे मिलकर बना है, आ धन उ, हमने ट्रिक बताया था। आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का ओष्ठ, यानी ए बनकर हो जाएगा कंठोष्ठ, कंठ धन ओष्ठ, इसका होगा नहीं। ये देखिए यही होगा विकल्प सही, विकल्प डी, ये होगा कंठ धन तालु, यही विकल्प सही होगा, इन विकल्प डी। क्लियर हो गया होगा। चलिएगा देखिएगा, अगला देखा जाए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। यानी स्वरों के उच्चारण में, जब हम स्वर बोलते हैं तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, बताइएगा। उसको मात्रा कहते हैं, ये विकल्प सही होगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, बहुत इजी प्रश्न था ये, कि जो स्वरों के उच्चारण में समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। इसलिए हमने एक वर्गीकरण लिखाया था, उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये हो जाएगा, अनुस्वार होगा नहीं, प्लुत होगा नहीं और ह्रस्व होगा नहीं, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर ए सही होगा 14 में। और ये पूछा गया था डाइट 2014 में। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 15 क्या कर रहा है, वर्णमाला किसे कहेंगे, यानी वर्णमाला किसे कहेंगे, ये ध्यान देना है आपको। अब बताइएगा, यहाँ एक बार टिक कीजिएगा। देखिए आप लोग जो बोलते हैं शब्द समूह को क्या बोलेंगे, वर्णों के संकलन को, कि शब्द गणना को, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यहाँ पर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को, यानी समूह या संकलन जो भी आप समझे, ऐसी को वर्ण नहीं कहेंगे इनको,
ये भी नहीं होगा। शब्द समूह को होगा नहीं, शब्द गणना होगा नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। टीजीटी 2009 का प्रश्न है। आगे देखा जाए, हिंदी में कितने स्वर हैं? अब देखिए कुछ लोग जो कहते हैं हिंदी में मतलब स्वरों की संख्या 13 है। अब देखिएगा यही 13 भी विकल्प दिया है और 11 भी दिया है। इसी पे डाउट होगा। 14-15 से कोई तात्पर्य है नहीं तो पहले ही बाहर कर दिया जाए। अब देखिएगा कि जो हिंदी में स्वरों की संख्या ये देने के बावजूद भी यहाँ पर 13-11 में 11 ही विकल्प सही होगा, इसे समझिएगा। और जो 13 यहाँ काउंट नहीं किया जाता है, 11 होते हैं, आपको जोड़कर बता दिए। अंक को अयोगवाह में रख दिया जाता है तो आपके शेष बचते हैं 11 और यही 11 यहाँ टिक होगा। यह पूछा गया केवीएस 2014 में। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, ये बैंक 2002 में पूछा गया है और पीजीटी 2005 में पूछा गया है और कई बार एग्जाम में वैसे ही पूछा जाता है। तो कितने 50 ऐसा होगा नहीं, 52 ये विकल्प सही होगा। आपका याद हो क्वेश्चन होगा, ये संख्या बताया गया था। 52 कौन कौन होते हैं ये भी काउंटिंग आपको कराया गया था। 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं ना जिसे उच्छिप्त कहा जाता है, 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं। इनको सब जोड़ देंगे, सब क्या हो जाएंगे, सब आपके 52 हो जाएंगे। चलिएगा देखा जाए अगला प्रश्न। क्षावर्ण किसके योग से बना है? यह अध्यापक भर्ती 2003 में पूछा गया है और कुछ जगह आप जानते हैं एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर विकल्प यही सही होगा, का धन शाह। हमने इसको बताया था, इसकी स्पेलिंग भी बनाएंगे KSHA, यानी यही बन गया। का धन चाय होगा नहीं, का धन शाह ये भी नहीं होगा, का धन शाह ये भी नहीं होगा, यानी विकल्प आपका सही होगा ए, का धन शाह, यानी का में हलंत और मूर्धन्य शाह। अगला देखें प्रश्न संख्या 19। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है तो कितनी है? 32 ऐसा है नहीं, आपको बताएगा। 34 ये भी नहीं होगा, 33 ये विकल्प सही होगा, 36 होगा नहीं। हमने आपको बताया था कौन कौन है, आपको हमने बताया था हिंदी में वर्णमाला में का से लेकर हा तक देखा जाएगा, ये व्यंजन है। तो इनकी संख्या 33 है। जैसे हम कहते का खा गा 5 क्या 25 क्या हो जाएंगे, स्पर्श हो जाएंगे, ठीक। 4 क्या हो जाएंगे, अंतस्थ। 4 क्या हो जाएंगे, ऊष्म। अब इसी को थोड़ा जोड़िए, कितने 4 4 8, 8 और 5 13, 8 5 13, 2 1 3, तो 33 हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन गिना नहीं जाए क्योंकि वो मूल व्यंजन वही है, वो संयुक्त वही उन्हीं से जुड़कर बन रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 33। अगला है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन है? ये रेलवे में भी पूछा गया है, टीजीटी 2004 में पूछा गया है। अब की बार ये समझ जाएगा, ऐसे ही प्रश्न के नाम से लेकर टेट में पूछा गया था, ठीक। अब देखा जाए तो इसमें आ ये होगा नहीं, ई ये स्वर आते होंगे नहीं, ऊ ये भी नहीं, अंग कहा, इन्हीं को कहा जाता है अयोगवाह। इसको अच्छे से लिखा गया था। इनका नाम भी पूछा गया था टेट में, ऐसे ही प्रश्न पूछा, इसका क्या नाम है, अनुस्वार, इसका नाम विसर्ग। तो समझिएगा अनुस्वार और विसर्ग क्या है, अयोगवाह है। तो ये प्रश्न चालू हो गया। फिर आइए हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 21 में कह रहे निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ध्यान देना है। क्ष सत्र ज्ञ, बताइएगा तुरंत। बीएड 2008 में भी पूछा गया, बताइएगा। इसमें क्ष ये संयुक्त है, एक किससे मिलकर बना है, का धन श से ना। ये त्रा है, ये मिलकर बना है ता धन र से, संयुक्त हुआ। ज्ञ है, ये मिलकर बना है जा धन इया से, यानी यही विकल्प यहाँ पर सही होगा। ये संयुक्त नहीं व्यंजन, इस संयुक्त व्यंजन क्ष नहीं है, ये क्या है, ऊष्म है, ठीक। चलिए आगे देखा जाए। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? गौर से देखिएगा, नेट जे हर्ब 2005 में पूछा गया है। आ ई ड ढ, तो पहली बात स्वर पूछा गया है तो ये होगा नहीं, इनको हम बाहर कर दे रहे हैं पहले ही क्योंकि व्यंजन में आ रहे हैं। अब 2 में प्रश्न आ रहा है, पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर। जीव के भाग के बाद ईद जानते हैं, अग्र स्वर अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो ये होगा नहीं, यही होगा आ, इसे बोला जाएगा क्या, पश्च स्वर। इसको बोलते समय जीभ कुछ स्टैंड होने लगती है, कुछ खिंचाव सा आता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो देखिएगा हमने वहां बता ही दिया है, जा धन इया, इसको मिलाइए, देखिए किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है जा धन इया, नहीं इसमें मिल रहा है, यही विकल्प सही होगा, यानी ये विकल्प सही। विकल्प बी, ये जा धन था होगा नहीं,
और जाधनिया ये भी नहीं होगा। इसका तात्पर्य हुआ यह किन वर्णों से मिलकर बना, जाधनिया से। ये कहाँ पूछा गया था, यसाई 2002 में। अगला है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये देखिए टेट 2003 में पूछा। घा का बताइएगा, मूर्धा नहीं, मूर्धा में कौन कौन बोले जाते हैं, मूर्धा से कौन कौन, री, ट, ठ, ड, ढ, ड़ को गोला कराएं, र और स। फिर कंठ से हमने बताया था, अक हका सूत्र बताए थे, अ क, ख, ग, घ, ङ, ह और अह। यानी अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, घ, तो देखिए घ यहाँ टैली कर रहा है, इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, घ का कंठ। ये विकल्प सही। तो तालु से हमने बताया था इच यस्ता इ चा छा जा झा इया, और दंत से बताया था तलाशदा एक सूत्र, त वर्ग और ला और छोटा वाला सा जो आप कहते हैं। तो ये सब इसका विकल्प था, और इन विकल्पों में कौन सा विकल्प सही हुआ है, कंठ, यानी घा का उच्चारण स्थान कंठ है। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितनी है, 25, यानी हम लोगों ने 24 प्रश्न सॉल्व करके देख चुके हैं। इसमें निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, ये सुपर टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सुपर टेट समझ रहे हैं कि इसमें कुछ वही वर्णमाला थोड़ा सा आगे बढ़कर पूछ लेता है। अब देखिएगा निम्नलिखित में महाप्राण, महाप्राण में आपको बताया गया होगा वर्णों के वर्गीकरण में, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का कौन कौन आते हैं, दूसरा और चौथा कौन कौन है। तो देखिएगा क चा टा ता पा ये होगा नहीं, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग का पहला है। यहाँ देखिए ख छ ठ थ फा यही होगा, ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा है, ये वाला टैली कर जा रहा है, ठीक। और ग जा डा दा बा ये तीसरा है, ये होगा नहीं। यार वाला प्राण है, ये होगा नहीं, मतलब विकल्प नंबर यहाँ पर बी सही होगा, ख छ ठ थ फ। हमने महाप्राण में और बताया था कि इसमें हा जैसी ध्वनि निकलती सभी में एच लगेगा, जैसे कि इसको देखेंगे के एच KH आया, CHH THA, ये होगा ना ठ, और ये भी होगा त था, ये भी होगा THA, ये होगा फ PHA, यानी एच हा जैसी सभी ध्वनि निकल रही, इसलिए भी आपको हमने बताया था हा जैसी ध्वनि निकलेगी, इसे हम कहेंगे महाप्राण। अल्प प्राण में बताया था प्रत्येक वर्ग का, अल्प प्राण में क्या क्या आते हैं, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा आता है, यानी कोडिंग आपको बताया था 135, और महाप्राण में 24 यानी 24। चलिएगा अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन थी। असिस्टेंट प्रोफेसर GDC यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा गया प्रश्न 2022 में, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन है। द, ये होगी ना, ये द कैसी ध्वनि है, दंत है, त थ द ध। भा, ये कौन सी है, प फ ब भा, ओष्ठ ध्वनि होगा नहीं। छ, च छ जा झ, तालव्य ध्वनि है, ये होगा नहीं। ये क, अक हका से, यही विकल्प आपका डी सही होगा। देखिए अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से यानी श स स व्यंजन किस प्रकार की ध्वनि, तो अंतस्थ होगा नहीं, अंतस्थ में आप जानते हैं कौन कौन आते हैं, य र ल व। वर्त से में हमने बताया था टिक सजल नर, यानी स ज ल न र, ये आते हैं, तो ये आएगा इसमें नहीं। उस में यही होगा, तीनों सा और हा आते हैं, तालव्य होगा नहीं, ये भी कट जाएगा, ये भी यहाँ कट जाएगा, ये भी, ये उस में सही बचेगा, ठीक। अगला देखा जाए, ये पूछा गया था LT 2018 में। अगला 28 प्रश्न संख्या है, हिंदी में अनुस्वार किस प्रकार का सूचक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सतर्कता के साथ टिक कीजिएगा। यहाँ पर ङ, य, ड़, यही जो या है यही नहीं है, ध्यान देना है, यहाँ पूछा गया नहीं है, यानी यहाँ नहीं है पूछा गया है। तो या ये पंचमाक्षर हैं, और ये पंचमाक्षर हमने आपको बताया था कि जितने पंचमाक्षर उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया जैसे ङ, य, ड़, न, म, इन सभी की जगह पंचमाक्षर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इस कारण ये ङ, य, ड़ ये सभी ध्वनि अनुस्वार की सूचक हैं, लेकिन या जो है अनुस्वार की सूचक नहीं है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, कौन एक सुमेलित, ध्यान देना, नहीं है। अब इसमें क्या है, टा का उच्चारण स्थान ये बता रहा है दंत, ये जूनियर सुपर टेट 2021 में पूछा गया। पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ, कंठ का उच्चारण स्थान, खा का उच्चारण स्थान कंठ, झ का उच्चारण स्थान तालु। तो जानते हैं तक, ये क्या है, टा से टमाटर, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ऋटुरसाना मूर्धा होता है, यानी मूर्धा, यानी इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, ये दंत दिया, तो इसका मतलब यही विकल्प नहीं है, तो यही सही होगा। यहाँ पा का ओष्ठ होता ही है, खा का कंठ होता है, चा छा जा झ यहाँ तालु होता ही है, मतलब यही नहीं होगा, यही विकल्प इसका सही होगा, यानी विकल्प उच्चारण स्थान। अगला प्रश्न देखें,
उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं, कैसे हैं ध्यान देना है। यहाँ दिया रहा तालव्य है, ऐसा होगा नहीं। मूर्धन्य ये भी नहीं है, ओष्ठ ये भी नहीं है, कंठ ये विकल्प सही होगा। हमने आपको बताया अक हक अ आ ये दोनों किससे बोले जाते हैं, कंठ से, तो ये सही हो जाएगा। AGIC 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है। ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अघोष है। अघोष जानते हैं, आपको पता था प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहा जाता है। तीसरा चौथा पांचवा सघोष कहा जाता है। अघोष में पहला दूसरा देखिए चा, ये पहला वर्ग आ गया, तो यही विकल्प सही होगा। जा क्या होता है, चा छ जा, चा छ जा ये तीसरा आएगा तो ये होगा नहीं। चा छ जा झा ये चौथा आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा। टा ठा डा ये भी तीसरा है, ये भी नहीं होगा। यानी ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, यही विकल्प आपका सही होगा। अब देखिए पा किस प्रकार की ध्वनि है, इस सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में पूछा गया है। 2017 का प्रश्न है, यानी सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में प्रश्न पूछा गया है कि पा किस प्रकार की ध्वनि है, कंठ, मूर्धन्य, ओष्ठ, तालव्य। अब देखिए हमने बताया ध्वनि का नाम पूछे, उच्चारण स्थान दोनों में अंतर है। पेपर कुछ ठीक से सोचकर बनाते हैं कि ध्वनि पूछी जा रही किस प्रकार की ध्वनि है। तो हमने बताया था कि वर्णमाला का उच्चारण स्थान लिखाते समय एक जगह हमने लिखाया था उच्चारण का वर्ण लिखाया था, पहले हमने बताया था उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, यानी ऐसे समझिएगा आपको 3 कॉलम में लिखवाया गया था, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, फिर लिखा है ध्वनि का नाम, फिर लिखाया गया था वर्ण। पिछले वीडियो में हमने अच्छे समझाया था, उसको समझेंगे तो मिल जाएगा ऐसे ही। तो ये पूछा किस प्रकार की ध्वनि है, तो यहाँ देखिए कंठ ना देकर कंठ लिखा है, ध्वनि का नाम है। मूर्धा ना देकर मूर्धन्य लिखा है, ध्वनि का नाम है। ओष्ठ ना देकर ओष्ठ लिखा है, तालु ना देकर तालव्य लिखा है, इसका मतलब ध्वनि पूछा है। तो पा क्या है, पा को बोलते हैं ओठ, ही आपके ओठ के सारे बोले जाते पा, तो देखेंगे प फ ब भ ये ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला देखा, जिसमें हम कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने नहीं, कितने कठिन है, कैसे पूछे जा रहे हैं। तो देखेंगे भिन्न भिन्न परीक्षाओं से प्रश्न यहाँ लिए गए थे कि किस परीक्षाओं में कहाँ कहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, और आशा नहीं विश्वास है आप आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे सभी प्रश्न। और जो लोग अगर इसमें सॉल्व करने में कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, वो हमारे पिछले वीडियो को वर्णमाला से संबंधित जितने हैं उसको अच्छे से देखें, और बहुत आसानी से इनको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।